अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं हूँ डॉक्टर ज़मीरुल हसन और हमारा आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ द बेस्ट विटामिन फॉर आर्थराइटिस पेनफुल जॉइंट, यानी जो जोड़ों की दर्दें हैं, स्टिफनेस है, पेन है, उसके लिए कौन सा ऐसा विटामिन या ऐसी दवाई है जिसके खाने से दर्दों से अफाका हो सकता है, बीमारी ख़त्म हो सकती है। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा मरीज़ आते हैं, जो कंप्लेंट होती है वो पेन की होती है, चाहे वो बॉडी एक हो, पेन हो या जोड़ों की दर्द हो। ख़ास तौर पे जो जोड़ों की दर्दें हैं, वो स्टिफनेस है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि मरीज़ों को लाचार कर देती है और उनका डेली जो काम है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। उनकी एफिशिएंसी और एफिकेसी जो है वो काफ़ी कम कर देती है। तो जब भी किसी जोड़ में दर्द होता है, पेन होता है, तो आम तौर पे उसमें जो प्रोसेस होता है इन्फ्लेमेशन का, यानी सोजश होती है, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या किसी और बीमारी की वजह से या वायरस की वजह से। जब भी इन्फ्लेमेशन होगी, किसी जोड़ में होगी, किसी मसल में होगी, तो वहाँ पे पेन होगा। और जब जोड़ों की ये दर्दें होती हैं, तो उसके साथ पेन के साथ इन्फ्लेमेशन के साथ क्या होता है, जो कार्टिलेज होता है उसका डैमेज होता है। फिर ऐसा ऐसा अगर वो बीमारी पुरानी हो जाए तो उसमें डिफ़ॉर्मिटी हो सकती है और जो मूवमेंट हैं उनकी रेस्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी इतनी पेनफुल कंडीशन होती है कि बंदा मूव नहीं कर सकता, काम भी नहीं कर सकता। तो जब मूवमेंट नहीं होगी, स्टिफनेस नहीं होगी, कंट्रैक्चर हो जाएंगे, जोड़ टेढ़े हो सकते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो सकती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हो सकता है। तो उसके लिए आम तौर पे हमारे जो मरीज़ हैं, लोग हैं, वो पहले तो लोकल जो है मुख्तलिफ़ दवाइयाँ खाते हैं, दर्दों की गोलियाँ खा लेते हैं। ख़ास तौर पे जो एनसेड्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो वक्ती तौर पे जो पेन है उसको रिलीफ देती हैं, पेन से आराम आ सकता है, जो सोजिश है वो भी कम हो सकती है। अगर उससे ठीक ना हो तो अक्सरियत जो डिस्पेंसर्स की है, जो क्वैक्स की है, वो स्टेरॉयड देते हैं, क्योंकि स्टेरॉयड ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और एनाल्जेसिक के तौर पे काम करती हैं। तो चूँकि उनकी जो एफिकेसी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मरीज़ जो है जब स्टेरॉयड लेते हैं और स्टेरॉयड खाने के बाद उनको रिलीफ मिलता है, तो वो काफ़ी लंबे अरसे तक स्टेरॉयड और ये एनसेड जो दवाइयाँ हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, जैसे ब्रूफन है, डिक्लोरान वगैरह है, ये वो खाते रहते हैं। तो लंबे अरसे तक जब ये दवाइयाँ खाएंगे, एनसेड खाएंगे और स्टेरॉयड लेंगे, तो उनके फिर साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पे क्या है, जीआई ब्लीडिंग, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है, जो मैदा है, अंतड़ियाँ हैं, उसमें अल्सर हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, बेल्चिंग हो सकती है। तो ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। फिर किडनी फेलर हो सकती है। और लंबे अरसे तक अगर ये दवाइयाँ खाते रहें, स्टेरॉयड और एनसेड लेते रहें, तो उनसे न सिर्फ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, बस बल्कि डायबिटीज़ यानी शुगर भी हो सकती है। और स्टेरॉयड चूँकि इम्यूनोसुप्रेसेंट होते हैं, बॉडी की इंटरनल जो इम्यूनिटी है उसको डिप्रेस करते हैं। तो अगर मरीज़ लंबे अरसे तक जो है वो स्टेरॉयड ले, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब सवाल पैदा होता है कि क्या कोई ऐसी दवाई है, कोई ऐसा विटामिन है जिसके खाने से पेन में रिलीफ भी मिले और ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये भी ना हो। तो जी हाँ, एक विटामिन है और बहुत आम सा विटामिन है, जिस विटामिन B3। विटामिन B3 जो है, इसकी जो नियासिनामाइड वर्जन है, क्योंकि इसकी दो वर्जन्स हैं, एक है नियासिन और एक नियासिनामाइड। नियासिन जो है वो आमतौर पे जो कोलेस्ट्रॉल के ख़िलाफ़ काम करता है, जहाँ पे हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो, LDL ज़्यादा हो, फैटी लीवर हो, तो उसमें नियासिन जो
विटामिन B3 का नियासिन वर्जन है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन पेन के लिए जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, जो दर्द के लिए है, वो है नियासिनामाइड। नियासिन नहीं बल्कि नियासिनामाइड। अब नियासिनामाइड जो है ये इसको NAD भी कहते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये NAD जो है ये एक प्रिकर्सर के तौर पे, कोएंजाइम के तौर पे इस्तेमाल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो सेलुलर लेवल पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे ये क्या करता है NAD, इट हेल्प्स द फूड कन्वर्शन इनटू ATP। ATP जो एनर्जी जिससे बनती है, तो जितनी भी हम फूड लेंगे उसको ATP में कन्वर्ट करने के लिए NAD बहुत ज़रूरी है। और फिर NAD का जो मेन फंक्शन क्या है कि ये जो ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है माइटोकॉन्ड्रिया पे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है RNA, उस पे जो राइबोसोम्स हैं उन पे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और सोजिश कम होती है। और ATP जो है उसके बनने से भी इन्फ्लेमेशन कम होती है, पेन रिलीफ होता है। ना सिर्फ पेन रिलीफ होता है बल्कि जो मसल मास है उसमें भी इजाफा होता है, क्योंकि NAD जो है इट कैन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस मैनी की सेलुलर फंक्शन, जैसे मेटाबॉलिक पाथवेज हैं जिसमें ATP बनती है मुख्तलिफ प्रोटीन से, मुख्तलिफ फूड से, जिससे एनर्जी हासिल होती है, बॉडी में एनर्जी आती है, ताकत आती है, पावर आती है। और ये DNA रिपेयर करता है। DNA के रिपेयर की वजह से जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर जो मैकेनिज्म है वो बड़ा अच्छा हो सकता है। बॉडी के बोन एंड जो मसल हैं, जॉइंट हैं, उनकी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो जाती है। इसी तरीके से क्रोमाटिन की रीमॉडलिंग है और सेलुलर सेंस जो है सेंस जो है उसके लिए ये जो NAD है ये बड़ा इफ़ेक्टिव है। इसी तरीके से जो इम्यून सेल फंक्शन है, जो सेल के अंदर जो इम्यूनिटी का फंक्शन है, जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो फॉरेन बॉडी के ख़िलाफ़, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, वायरसेस के ख़िलाफ़ जो इम्यूनिटी पैदा करता है, ताकत बनाता है, तो उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए NAD बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब देखें, अगर NAD जो है यानी विटामिन B3 का नियासिनामाइड अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, तो उसका नुकसान क्या होता है कि इसकी वजह से लो कोलेजन रिपेयर होगा। जब कोलेजन रिपेयर कम होगा तो हमारे जॉइंट्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं और कार्टिलेज है, उसकी डेवलपमेंट सही नहीं होगी, बोन पेन डिफॉर्मिटी होगी, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी। जैसे इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी उससे क्या होगा, पेन ज़्यादा होगा, जॉइंट पेन होगा, फटीग होगी, वीकनेस महसूस होगी, मसल पेन, वीकनेस एंड मसल लॉस होगा, क्योंकि NAD की डेफिशिएंसी से जो बॉडी है ATP नहीं बना रही, नई प्रोटीन नहीं बन रही, जिससे मसल मास जो है वो कम हो जाता है। मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ हो सकती है। एजिंग फास्टर, एजिंग का प्रोसेस तेज़ हो सकता है, बुढ़ापा जल्दी आ सकता है। और सबसे जो चीज़ है कि लोड इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बड़ा कमज़ोर हो सकता है, जिससे और बीमारी पैदा हो सकती है। तो अब इसकी डोज क्या है कि हमने डेली कितनी लेनी है। आप डेली जो है वो मल्टीपल डोजेस में 100 to 150 मिलीग्राम 3 to 6 टाइम डेली ले सकते हैं, या आप एक गोली 500 से लेके 1000 मिलीग्राम की नियासिनामाइड की डेली लें। तो उससे क्या होगा, जो इफ़ेक्टिव जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होगा, एंटी एजिंग इफेक्ट होगा, जो इम्यूनिटी है उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी, जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कंट्रोल अच्छा होगा, तो जो पेन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, वो बेहतर होगी और मरीज़ जो है उसकी ज़िंदगी पुरसकून होगी। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी जोड़ों की दर्दें वगैरह ठीक हो जाएं, तो डेली जो है वो नियासिनामाइड जो उसका इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा
विटामिन भी है। आपका बहुत शुक्रिया।